तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सम कॉमन मिस्टेक्स विद prepositions। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं prepositions की बात करूँ तो इट्स नॉट अ टॉपिक जो हम लोग एक जैसे नाउन पढ़ते हैं या फिर नाउन पढ़ते हैं उस तरीके से हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते कि हम एक सेट नंबर ऑफ रूल्स है, अगर हमने वो पढ़ लिए तो हमें आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर जो हमारा डेली कॉन्वर्सेशन होता है, द यूसेज, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम आता है। तो इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल से ही प्रपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। कोई सेट रूल नहीं है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड है। याद करना पड़ेगा आपको कि इसके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन आता है, इसके साथ ये आता है, इस वर्ड के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये आएगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो ये आएगा। तो काफी ज्यादा लर्निंग बेस्ड टॉपिक है। तो जितना हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज्यादा हम इसके अंदर एक्सपर्टीज कर सकते हैं एंड देन वी हैव टू यूज इट इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ पार्ट्स मैं बना के लाऊंगी। प्रेपोजिशंस के हम डिफरेंट पार्ट्स करेंगे, एक लेक्चर में ये कवर नहीं होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आई थिंक अगर हम 400-500 सेंटेंसेस कर लेते हैं तो आराम से जो है ये आप टॉपिक एक्सपर्टीज कर सकते हैं। पर मैं एक ही लेक्चर में इतने सारे करवा दूं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया। सो हर लेक्चर में कम कम यूज करेंगे। आपको क्या करना है, उन सेंटेंसेस को अच्छे से समझना है और डेली लाइफ में यूज करना है, दैट्स इट। तब आपको अच्छे से आ जाएगा। विद टाइम आपको ये टॉपिक जो अच्छे से आप एक्सपर्टीज कर सकते हैं। इंस्टेंटली ये टॉपिक एक्सपर्टाइज नहीं किया जा सकता, कम से कम आपको 2-3 महीने लगेंगे। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको इस टॉपिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स ऑफ ग्रामर कैन बी इम्प्रूव विद इन 2-3 डेज। की नाउन का पूरे रूल्स पढ़ लिए, हमारा 4 दिन में नाउन एक्सपर्टाइज हो गया, हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए और हो गया। दिस टॉपिक कांट बी, ठीक है, सेम जैसे वो कैब है वैसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज निहारिका जानी। अगर आप नहीं जानते प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको मदद करती है तो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक से, जैसे सेंटेंसेस से, कि मैं एक तो इनकरेक्ट आपको दे रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट वर्जन ऑफ इट कि कौन सा प्रपोजिशन हमें यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल 1 यू कैन सी हियर जो है, आई कैन नॉट एग्री टू यू इन दिस सिचुएशन। मैं तुमसे इस सिचुएशन में अग्री नहीं कर सकता। अग्री मतलब मैं जो तुम बोल रहे हो वो चीज मुझे सही नहीं लग रही। तो आई कैन नॉट अग्री टू यू, ठीक है। अग्री टू यू, अग्री के साथ टू के बाद एक इंसान की आप बात करो कि तुमसे अग्री नहीं करता। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है गाइस तो हम लोग टू यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, वी विल नॉट यूज टू। हम लोग क्या यूज करेंगे, विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आई कैन नॉट अग्री विद यू, आई कैन नॉट अग्री विद माई सीनियर, आई कैन नॉट अग्री माई बॉस, ठीक है। आई कैन नॉट अग्री माई मॉम, I cannot agree my father, I cannot agree my members of my family like this। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे agree के बाद में लोगों की बात कर रही हूँ, कोई इंसान की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए हम लोग with लगाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपका जो है agree वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो agree के बाद आप क्या लगाएंगे, with लगाएंगे। कब, जब आपका कोई पर्सन लिखा हुआ है साथ में, कोई पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंसान की बात हो रही है, तो आप विद यूज करेंगे। आगे आई अग्रीड विद माई, ही अग्रीड विद माई डिमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रीड टू आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग विद नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग टू लगाएंगे। आगे यहाँ पे दिया है कि मैं, कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, कोई एक्शन है कि ऐसा होगा, तो ऐसी कोई चीज दी हुई है जिससे आप अग्री नहीं करते, कोई सिचुएशन से अग्री नहीं करते, कोई थॉट प्रोसेस से अग्री नहीं करते, तब आप टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जब कोई पर्सन की बात हो रही होती है, इंसान की बात हो रही है, तब आप विद करते हैं। तो अग्री विद, आगे आपको पर्सन लिखना है। अग्री टू, आपको कोई सिचुएशन, थॉट या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड अदर देन द पर्सन कुछ दिया हुआ है तो वो आपको मेंशन करना है। तो आई अग्रीड विद माई डिमांड्स, ही अग्रीड विद माई डिमांड्स इज रॉन्ग। तो क्या आ जाएगा, ही अग्रीड टू माई डिमांड्स, वो मेरी डिमांड्स पे सहमति उसने दिखा दी। तो टू इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, शी इज वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। शी इज वेटिंग फॉर द अराइवल, ठीक है, वेट कर रही है किस चीज के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, वेटिंग फॉर। तो ही इज, शी इज वेटिंग फॉर द अराइवल। वेट कर रहा मतलब वो कर रही है, किस चीज के लिए कर रही है। तो जब आप आगे रीजन दे रहे हो कि शी इज वेटिंग किस लिए, ठीक है, किसके लिए,
ठीक है, वेट कर रही है, तो आप यहाँ पे आगे कुछ भी रीजन दे रहे हैं कि वो वेट क्यों कर रही है, तो आप फॉर किसके लिए, द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन, तो आप फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट है प्लीज वेट इनसाइड द व्हाइट लाइन। तो मान लीजिए एक व्हाइट लाइन बनी हुई है और मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज वेट इनसाइड द व्हाइट लाइन, व्हाइट लाइन के अंदर वेट करो, तो वो गलत हो जाता है। आप लिखेंगे बिहाइंड द व्हाइट लाइन, कि एक व्हाइट लाइन बनाई हुई है उसके पीछे वेट करो, मतलब यू शुड यूज बिहाइंड द व्हाइट लाइन, कि जितने भी लोग हैं हमने ये व्हाइट लाइन बना दी है, इसके पीछे सब लोग खड़े रहे, उसके पीछे खड़े होके आप वेट करें, उसको क्रॉस ना करें, आप ये बोलना चाहते हो। तो इनसाइड आप सर्कल बोल सकते हो, अगर एक सर्कल की बात हो रही है तब आप बोल सकते हो इनसाइड द सर्कल, ठीक है। बट यहाँ पे लाइन की बात हो रही है तो आप बिहाइंड या फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो बिहाइंड द लाइन इज द करेक्ट आंसर, बिहाइंड इज द करेक्ट preposition। नेक्स्ट है आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 hours, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जो 3 hours यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये 3 hour है ड्यूरेशन, ठीक है। और जब भी हम टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे, कि 3 घंटे आपको ये नहीं बोला होगा कि 4 AM टू 7 AM, या ऐसा कोई पीरियड नहीं दिया हो कि इस टाइम से इस टाइम तक। जब पीरियड दिया होता है तब हम फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम 4 AM टू 5 PM। तो यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड आ गया, सुबह 4 बजे के शाम के 5 बजे तक, तो दिस इज अ पीरियड, टाइम पीरियड है 4 AM टू, तो फ्रॉम लगाता है, फ्रॉम 4 AM टू 5 PM। पर यहाँ पे 3 hours है, आपको नहीं पता कब वो 3 घंटे शुरू हो रहे हैं, कब वो खत्म हो रहे हैं, तो इट्स अ टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन जब आता है तब हम फ्रॉम नहीं लगाते, टाइम ड्यूरेशन जब आएगा तब हम फॉर लगाएंगे। कितनी देर इंतजार किया, 3 घंटे के लिए इंतजार किया, कब से कब तक किया हमें नहीं पता। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, फ्रॉम 4 AM टू 7 AM, तो ये सही है, आप इसमें लिख सकते हो क्योंकि आपने पीरियड बता दिया, इट्स नॉट अ ड्यूरेशन, इट्स टाइम पीरियड, 4 AM टू 7 AM। तो आई थिंक ये prepositions के यूसेज आप लोगों को क्लियर है कैसे यूज करना है। आई कैन नॉट अग्री विद यू, ठीक है। ही अग्रीड टू माई डिमांड्स, she is waiting for the arrival of the postman, please wait behind the white line, I have been waiting for 3 hours। so these are the correct preposition। तो अब आपको इनको करेक्ट अपने कम्युनिकेशन में यूज करना है। नेक्स्ट देखिए 6th पार्ट, he reached at the airport at 3 PM, ठीक है। तो आपको ऐसे में एट लिखने की जरूरत नहीं है, वो रीच कर दिया, आगे आपने लोकेशन बता दी, ठीक है। आपने क्या बताई, लोकेशन, कि वो कहां पहुंचा है। ही रीच्ड विज्ञान नगर, ही रीच्ड जयपुर, ही रीच्ड दिल्ली, तो आप डायरेक्टली लोकेशन लिख सकते हैं। जब आप टाइम लिख रहे होते हैं, ठीक है, उससे पहले आप लोग एट preposition का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम के पहले एट 3 AM, वो पहुंचा दिल्ली, ही रीच्ड दिल्ली, तो डायरेक्टली यू आर राइटिंग द लोकेशन, तो आपको एट लगाने की जरूरत नहीं है। कब पहुंचा, एट 3 PM, तो आप एट लगा सकते हैं टाइम के साथ। तो आपको यहाँ पे कोई preposition नहीं लगानी है। ही रीच्ड द एयरपोर्ट, डायरेक्टली लोकेशन, कब पहुंचा, ये टाइम है, ठीक है। तो टाइम है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एट, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई preposition नहीं आएगा लोकेशन से पहले, तो he reached the airport at 3 PM is the correct answer। नेक्स्ट है the flight will depart in 8 AM, in 8 AM नहीं होगा, at 8 AM। ये भी मैंने आपको बताया, हमारा टाइम हम लोग बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एट टाइम। आप अगर पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं 8 बजे, 4 बजे, 5 बजे, पर्टिकुलर समय की आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, एट preposition का यूज करेंगे। सो आई विल बी देयर एट 5 PM, ठीक है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट, वी आर जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन, वी जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन इज रॉन्ग आंसर। आप ये बोलना चाह रहे हो कि ट्रेन आने वाली थी और जिस समय पे आने वाली थी उस समय के अंदर अंदर हम आ गए, उस समय से पहले, उस समय की जो लिमिट थी उस लिमिट के अंदर अंदर हम आ गए, मतलब उस लिमिट के विद इन द लिमिट हम लोग आ गए। तो विद इन द लिमिट, जो टाइम लिमिट थी उसके अंदर हम आ गए ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो आप ऑन टाइम नहीं लिखेंगे। या वी आर जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन, वी आर जस्ट ऑन टाइम नहीं आएगा, वी आर जस्ट इन टाइम, मतलब विद इन दैट लिमिट, विद इन दैट टाइम लिमिट, तो इन टाइम।
we are just in time to catch the train. This is the correct answer. So I think this is clear to everyone, right? चलिए आगे बात करते हैं. We should pay our bills in time. अब ये गलत हो गया. हमें हमारे बिल्स समय पर, अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि उस लिमिट के अंदर भर दो, जो भी उसने समय दी है, जो भी डेडलाइन दी है, हमें समय पर भर देने चाहिए. अब आप ऑन लिखेंगे, ऑन टाइम. ऑन टाइम मतलब आप ये नहीं बोलना चाह रहे कि उस समय के अंतर, जो भी उसका समय था उसके अंदर अंदर हम लोग पहुंच गए, उससे पहले हम पहुंच गए. ये तो नहीं है ना कि 30 तारीख को बिल आता है, हम 10 तारीख को भर रहे हैं, ये नहीं बोलना चाह रहा वो, है ना. वो बोल रहे समय पर भर दो. उसमें टाइम लिमिट दी हुई कि 2 दिन के अंदर आपको भरना है, तो उस 2 दिन के अंदर भर दो. ऐसे नहीं बोल रहा कि आपका जो डेडलाइन है उससे पहले. यहाँ पे तो एक डेडलाइन है कि 4 बजे की ट्रेन है, तो हमें 4 बजे से पहले पहुंचना है, तो एक लिमिट है हमारे पास. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू से दैट या वी आर जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन. हम लोग बस बिल्कुल टाइम पर जो है पहुंचे हैं, टाइम से पहले पहुंच गए ट्रेन को पकड़ने के लिए. यहाँ पे वो बोल रहे समय पर बिल भरा करो. समय पर मतलब उसी समय, जो समय दिया हुआ है उसी समय में भरा करो. तो वी शुड पे आवर बिल्स इन टाइम. उससे पहले का भी नहीं बोल रहा, उसके बाद का भी नहीं बोल रहा, उसी समय की बात हो रही है. तो वी शुड पे आवर बिल्स ऑन टाइम. दिस इज द करेक्ट प्रपोजिशन. नेक्स्ट इज आई बॉट द बैग विद $100. सो आई बॉट द बैग फॉर $100. तो फॉर इज द करेक्ट आंसर. अगर आप पेमेंट बता रहे हैं कोई चीज की, आई बॉट द वॉच फॉर ₹5,000, 7,000 ऐसे, तो आप कोई चीज बता रहे हो कि आप कोई चीज है और आपने उसको परचेज किया है कुछ सर्टेन अमाउंट में, तो उस अमाउंट से पहले आप क्या लगाएंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. आई बॉट दिस फॉर $5,000. बक्स इज ऑल्सो यूज फॉर करेंसी, राइट, रुपीज और डॉलर जो भी है. सो आई बॉट द बैग फॉर $100. ठीक है, आई बॉट द बैग फॉर $100, राइट. तो फॉर इज द करेक्ट आंसर, विद नहीं आएगा. ठीक, तो आई थिंक सारे के सारे प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग प्रपोजिशन पढ़ेंगे. काफी बच्चों ने मुझे भेजा था मैम प्रपोजिशन बताओ, तो मतलब पढ़ाओ. तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि मैं पूरा थियरी आपको पढ़ाऊं, ऐसा चैप्टर ही नहीं है ये. हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. ठीक है, जिनको पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ये मेरा यूट्यूब चैनल आप जाएंगे, यहाँ पे मैंने 3 कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के कोर्स लिए हुए हैं. तो पूरा नाउन से लेके हर एक चीज जो ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है वो मैंने कवर की है. एडवांस लेवल, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनमें मॉडरेट लेवल आता है वो सब कराया है. एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है, जो कैट के अंदर GRE, टॉफल, आइल्स, इन सब में पूछी जाती है, वो मैं अभी स्टार्ट करूंगी. तो वो भी आप लोग कम्युनिकेशन की जो है, तो वो भी आप लोग परस्यू कर सकते हैं ऑन दिस चैनल. तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया है. अग्री विद यू, अग्री टू माई डिमांड्स, वेटिंग फॉर द अराइवल, प्लीज वेट बिहाइंड द व्हाइट लाइन, वेटिंग फॉर 3 hours. एंड देन हम लोग लिखेंगे he reached the airport directly, the flight will depart at 8 a.m. we are just in time to catch the train, we should pay out the bills on time, and I bought the bag for $100. Thank you so much. Take care. Please do like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Next video में मिलते हैं with the next few nice examples जो competitive exams में आते हैं. Bye guys.